गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम अंधेर नगरी चौपट राजा के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि हमने जाना, ये एक नाट्य विधा में लिखी हुई रचना है और मंच पर हमने देखा कि किस प्रकार से गुरुजी इस नाटक के पात्र हैं और उनकी दो शिष्य नारायण दास, गोवर्धन दास भिक्षा मांगते मांगते अंधेर नगरी चले जाते हैं और अंधेर नगरी की चकाचौंध के कारण गोवर्धन दास जो है उसी नगरी में रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें टके सेर के भाव मिलती है और यहाँ पर सारी सुविधाएं अर्थात सारी सुख सुविधाएं वैभव की चीज़ों को देखकर गोवर्धन दास इसी नगर में रुक जाता है। गुरु जी के निरंतर समझाने के बावजूद भी गोवर्धन दास उनके साथ नहीं जाता है। तब जाकर नारायण दास को उन्होंने समझाया कि तुम्हें कभी भी यदि कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना। उसके बाद नारायण दास और गुरुजी चले जाते हैं उस नगर से। गोवर्धन दास मज़े से मिठाइयाँ खाते खाते मोटा होता है। उसके बाद नगर का दृश्य आता है और हमने परिचय किया कि जो नगर के राजा हैं वो कितना ही बुद्धिहीन है, क्योंकि वो बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य को करते हैं और जिसके कारण उनकी प्रजा को साथ साथ कितना कष्ट उठाना पड़ता है और अपनी बुद्धिहीनता के कारण उसे अंत में मृत्यु की भी सामना करना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि जिस राज्य का अगर राजा सही ना हो उस राजा को अंधेर नगरी ही कहा जाएगा और जिस राजा सही निर्णय ना ले पाए उसे चौपट राजा कहना उचित कहा जाएगा। तो जत राजा तत प्रजा, इस नगर की वैसे ही दशा हमने देखते आ रहे हैं कि एक फरियादी जब अपनी फरियाद लेकर आया, अपनी शिकायत लेके आया, तो राजा ने उसके समाधान ना करते हुए क्या कहा, इसके नाना प्रकार व्यर्थहीन हलों को खोजा। जैसे कि फरियादी के जब आने पर उनकी दीवार गिर गई तो उनका कहना हो कि दीवार को लेकर आओ। यदि कोई दीवार उनके महल तक आ सकती है? बिल्कुल ही नहीं। उसके बाद राजा के आदेश पर मंत्री ने किसे पकड़ के लाया? कल्लू बनिया को पकड़ के लाया गया। कल्लू बनिया आया और उन्होंने भी अपना दोष किस पे मढ़ दिया? कारीगर पे। फिर कारीगर आता है, वो उन्होंने अपना दोष किस पे मढ़ दिया? चूने वाला पे, कि चूने वाले ने पानी मिला दिया ज़्यादा। चूने वाले ने अपना इल्ज़ाम मढ़ दिया भिस्ती पर। भिस्ती ने कहा मेरा कोई कसूर नहीं है, वो थैला जो है वो बड़ा बन गया था। क्यों? क्योंकि जो कसाई है उसने जो मशक बड़ी बना दी थी, इसी के कारण उसमें ज़्यादा पानी आ गया और चूना में पानी ज़्यादा मिल गया। फिर कसाई को छोड़कर किसे बुलाया गया? गडेरिये को बुलाया गया। गडेरिये ने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, कोतवाल की सवारी जा रही थी जिससे मेरा ध्यान भटक गया। अंत में राजा ने कहते हैं कि कोतवाल को फांसी दे दी जाए, क्योंकि कोतवाल का कोई कसूर नहीं है, इसे तुरंत फांसी दी जाए। अब कोतवाल को फांसी के लिए ले जाया जाता है। पर्दा उठता है, 5वां दृश्य शुरुआत होती है। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास बैठा बैठा मिठाई खा रहा था। मिठाई खा खा के बहुत मोटा हो गया। तब सैनिक उसके पास आते हैं गोवर्धन दास से, बाबा जी चलिए आपको फांसी दी जाएगी। गोवर्धन दास हक्का बक्का रह गया। फांसी? बाप रे बाप, फांसी? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे फांसी दी जा रही है? वो रोने लगा। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे फांसी दी जाएगी? सैनिक ने कहा आप मोटे हैं इसीलिए आपको फांसी दी जाएगी। गोवर्धन दास
मोटा होना कोई अपराध है क्या? बोला। सैनिक बताते हैं, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी होने का हुक्म था। राजा ने कोतवाल को फांसी देने का आदेश दिया था, पर कोतवाल साहब इतने दुबले पतले हैं और परंतु फांसी का फंदा जो है बहुत बड़ा बन गया, तो कोतवाल की जगह पर कोतवाल साहब की गर्दन पर पूरी नाम फांसी का फंदा है, वो पूरा नहीं आ रहा है। तब हमारे राजा ने आदेश दिया, हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दी जाए, अर्थात किसी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ, फांसी दे दो। बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को फांसी की सजा होनी ही है, तो अगर फांसी ना दिया जाएगा तो अन्याय नहीं होगा। इसीलिए हमें बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को फांसी तो देनी है, और फांसी का फंदा आपके गले में सही आएगा, और इसीलिए मैं आपको फांसी के लिए लेकर जा रहा हूँ। गोवर्धन दास हक्का बक्का रह गया और बोला कि क्या इस शहर में तुम्हें कोई और मोटा आदमी नहीं मिला जो तुम मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो? कोई और आदमी नहीं है? सैनिक कहते हैं, फांसी का फंदा आपके गले में बिल्कुल सही आ रहा है, इसीलिए कोतवाल के स्थान पर किसको फांसी होगी? गोवर्धन दास को आपको फांसी दी जाएगी। और गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाया गया। छठा दृश्य उठता है पर्दा। गोवर्धन दास स्वयं से बातें करते हुए कहता है, गुरुजी सच कह रहे थे, ये नगरी अंधेर नगरी है। उनका कहना नहीं माना, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। कोई मुझे बचाए। वो जोर जोर से पुकारता, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी गुरुजी। तब आते हैं, वो पुकारता है जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि तुम मुझे कभी भी पुकारो, मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। तो गुरुजी आते हैं। गुरुजी, बच्चा गोवर्धन दास, मैंने तुम्हें समझाया था कि अंधेर नगरी में रहना ठीक नहीं है। गुरुजी उस जगह पे आते हैं और उसे समझाते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, यह नगरी जो है अंधेर नगरी है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, पर तुमने मेरी कोई भी बात नहीं मानी। गोवर्धन दास, गुरुजी भूल हो गई, आप बचा लीजिए गुरुजी, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। गोवर्धन दास रोते रोते गुरुजी के पाँव में गिर पड़ा और कहता है, गुरुजी मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। वो गुरुजी से अपनी अपराधों की क्षमा मांगता है। गुरुजी गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं कि गोवर्धन दास के कानों में गुरुजी कुछ बातें करते हैं। सैनिक, आप क्या बातें कर रहे हैं? सैनिक आकर कहते हैं कि आखिर में ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? गुरुजी, मैं अपने शिष्य को गुरु उपदेश दे रहा हूँ, अर्थात कुछ उपदेश दे रहा हूँ। गोवर्धन दास सैनिकों से कहते हैं। गुरुजी की बात को सुनने के उपरांत वो कहते हैं, मुझे तुरंत फांसी दे दो, मुझे फांसी पर चढ़ना चाहता हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। गुरुजी कहते हैं, नहीं बच्चा, फांसी पर जो है वो, गुरुजी कहते हैं कि नहीं, फांसी पे मैं चढ़ूंगा, तुम नहीं। गोवर्धन दास कहते हैं, नहीं गुरुजी, फांसी पर तो मैं ही चढ़ूंगा। दोनों बार बार फांसी पर चढ़ने की जिद करने लगे। कौन? गुरुजी, गोवर्धन दास, दोनों। राजा कहते हैं, क्या गोलमाल हुआ है, अर्थात क्या बातें हो रही है, आप दोनों ही फांसी पे क्यों चढ़ना चाहते हैं? गुरुजी कहते हैं, बात ऐसी है कि इस समय में बहुत शुभ मुहूर्त है। जो इस समय में फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ को जाएगा, अर्थात वो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राजा कहते हैं, अच्छा, अगर ऐसा है तो मेरी होते हुए कोई और फांसी पे क्यों चढ़ेगा? मैं फांसी पर चढ़ूंगा, जल्दी करो, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। मंत्री कहते हैं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा।
राजा परंतु अपने आदेश पर अटल रहते हैं और राजा कहते हैं अब इस शुभ मुहूर्त को कौन छोड़ेगा, नहीं अब मैं खुद फांसी पर चढ़ूंगा। शुभ मुहूर्त बीत न जाए, लोग राजा को फांसी पर क्या कहते हैं, चढ़ा देते हैं और राजा फांसी पर खुद बोलता है मैं चढ़ूंगा। अंत में उनके मंत्री क्या करते हैं, राजा को फांसी पर चढ़ा देते हैं और राजा को पकड़ के फांसी पर चढ़ाने के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको इस कहानी से, इस नाटक से क्या शिक्षा मिलती है। इस नाटक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जत राजा तत प्रजा, अर्थात जिस नगरी के राजा चौपट होंगे उस नगरी अंधेरी नगरी ही कहलाएगी। तो क्योंकि वहाँ के राजा बुद्धिहीन थे, अर्थात कोई भी फैसला बिना सोचे समझे बुद्धि से नहीं करने के कारण अंत में उसे फांसी हो गई। गुरु जी के द्वारा समझदारी से किए गए कार्य के कारण उनका जो शिष्य है गोवर्धन दास वो बच जाता है और अंत में राजा की मृत्यु हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगर गोवर्धन दास को सही समय पर अगर गुरु जी ने नहीं बचाया होता तो आज फांसी के फंदे पर स्वयं गोवर्धन दास ही चढ़ा रहता, परंतु गुरु जी के बुद्धि के कारण वो उनका शिष्य बच गया। तो हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए और कभी भी जीवन में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और अपने गुरुजन, अपने बड़ों की बातों को अवश्य माननी चाहिए। तो आप सब बताएं, ये नाटक आपको काफ़ी प्रभावित की। आप सब भी कहीं पर आपको अगर कोई चीज़ कम दाम पर मिल रही है तो उसे क्या करेंगे, अपने घर उन सारी चीज़ों को अपने घर लेके आएंगे? नहीं, हम कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु को सोच समझ कर परख कर ही कार्य को करेंगे, नहीं तो हमारी स्थिति भी उसी गोवर्धन दास की जैसी हो जाएगी और हमें कोई भी गुरुजी बचाने नहीं आएंगे। तो इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो इस नाटक को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस नाटक में जो आपको शिक्षा और ज्ञान प्रदान हुई है इसे आप लोग क्या करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे और अपने जीवन के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमें भी कोई भी कार्य अपनी बुद्धि दिमाग से करनी चाहिए। कठिन शब्द है। लोभ का अर्थ होता है लालच, भाजी का अर्थ होता है सब्जी, चाल का अर्थ होता है रीति, संकट का अर्थ होता है मुसीबत, फरियादी का अर्थ होता है जुल्म की शिकायत करने वाला, कसूर का अर्थ है दोष, अपराध का अर्थ है जुर्म, हुक्म का अर्थ है आदेश, भूल का अर्थ है गलती और वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत। तो हमें समझ में आ गया कि हमें अंधेरी नगरी की जैसी स्थिति कभी नहीं होनी देनी चाहिए। हम भी यदि किसी नगर या किसी जगह पर, इस जगह पर अगर हमें लालच दिखे तो हमें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तो आज की कक्षा जो अंधेरी नगरी आपको कैसी लगी, इससे आप इसका अभ्यास करेंगे और इसके कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।